हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अवन यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जिसका नाम है मानव बस्तियाँ। तो इस वीडियो में हम जो हमारा दूसरा बुक है उसमें एक चैप्टर है मानव बस्तियाँ। इसके पहले बुक में भी क्लास 12 के पहले बुक में भी हमने मानव बस्तियों के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो जो था वो विश्व के संदर्भ में था। इसमें हम भारत के संदर्भ में मानव बस्तियों को जानने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं इसमें कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, यानी कि शीर्षक को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मानव बस्तियाँ क्या है, ग्रामीण बस्तियाँ क्या है और उसके प्रकार क्या हैं, जैसे कि गुच्छित बस्तियाँ, अर्धगुच्छित बस्तियाँ, फलीकृत बस्तियाँ, परीक्षित बस्तियाँ। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। उसके अलावा फिर नगरीय बस्तियों के प्रकार देखेंगे। नगरों के विकास के समय पर उनके प्रकार देखेंगे, जैसे कि प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। वहीं नगरों के कार्य के आधार पर नगर के प्रकार देखें तो प्रशासनिक, औद्योगिक, परिवहन, वाणिज्यिक, खनन, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। तो इन सभी टॉपिक्स को हम एक एक करके देखते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मानव बस्ती किसे कहते हैं। तो मानव बस्ती उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर मानव अस्थायी रूप से बसा हुआ हो। दूसरे शब्दों में वह क्षेत्र जहाँ पर लोग अस्थायी रूप से रहते हैं एवं अपना जीवन यापन करते हैं मानव बस्तियाँ कहलाती हैं। मानव बस्तियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। तो पहला है ग्रामीण बस्तियाँ और दूसरा नगरीय बस्तियाँ। तो ग्रामीण बस्तियाँ क्या हैं? तो वह बस्तियाँ जो आकार में छोटी होती है एवं वहाँ के निवासी मुख्य रूप से प्राथमिक कार्य जैसे कि कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि से जुड़े होते हैं या फिर संलग्न होते हैं, ग्रामीण बस्तियाँ कहलाती हैं। दूसरा है नगरीय बस्तियाँ। तो वह बस्तियाँ जिनकी जनसंख्या अधिक होती है एवं जहाँ पर अधिकांश लोग तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र या फिर द्वितीयक क्षेत्र यानी कि औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं या फिर उन सेक्टरों में कार्यरत होते हैं, नगरीय बस्तियाँ कहलाती हैं। तो अब हम भारत के संदर्भ में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार देखते हैं कि भारत में ग्रामीण बस्तियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आती है गुच्छित बस्तियाँ। तो इस प्रकार की बस्तियाँ मुख्य रूप से उपजाऊ जलोढ़ मैदान और भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में पाई जाती है। तो गुच्छित बस्तियाँ जो है वो भारत के जलोढ़ मैदानों, तो जलोढ़ मैदान कहाँ मिलती है? गंगा के मैदान में, जो कि यूपी और बिहार में सर्वाधिक है। उसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्य यानी कि पूर्वोत्तर राज्य में गुच्छित बस्तियाँ पाई जाती है। इसे सन्नत बस्ती भी कहते हैं। गुच्छित बस्तियों से तात्पर्य घनी बस्तियों से जहाँ पर आबादी घनी होती है। यह घनी बस्तियाँ होती हैं। यहाँ पर मकान पास पास होते हैं। यहाँ पर कम क्षेत्रों में ज़्यादा लोग निवास करते हैं। जैसे कि ये हम बस्तियों को देखें, ये जो आकृति बनाई गई है गुच्छित बस्ती की आकृति है, जिसमें ये ग्रामीण क्षेत्र और ये नगरीय क्षेत्र है, जिसमें जो मकान है वो पास पास सटे हैं। जब मकान पास पास सटे हैं तो वहाँ पास लोग भी ज़्यादा मात्रा में रहते होंगे, ज़्यादा संख्या में रहते होंगे। तो इस प्रकार की बस्ती को हम गुच्छित बस्ती कहते हैं। दूसरा है अर्धगुच्छित बस्तियाँ। तो जब मुख्य गांव से अलग होकर एक वर्ग गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगता है तो उसे अर्धगुच्छित बस्तियाँ, यहाँ पास गुच्छित होगा, अर्धगुच्छित बस्तियों का इस प्रकार अर्धगुच्छित बस्तियों का निर्माण होता है। ऐसा तब होता है जब गांव का ताकतवर वर्ग जो है यानी ताकतवर लोग जो है गांव के मुख्य क्षेत्र पर प्रभाव जमा लेता है और निचले वर्ग को यानी निची जाति के लोगों को या फिर गरीब लोगों को गांव से बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। तो यह जो अर्धगुच्छित गांव होता है उसमें मुख्य गांव जो होता है उस पर शक्तिशाली लोगों का प्रभाव होता है और वो उस पर अमीर लोगों के घर होते हैं। जो गरीबों के घर होते हैं वो थोड़ी दूर पर होते हैं, गांव की मुख्य भूमि से थोड़ी दूर पर होते हैं। तो इसे हम अर्धगुच्छित बस्तियां कहते हैं। ये भी घनी होती है लेकिन गुच्छित बस्तियों से कम घनी होती है। यहाँ की आबादी भी घनी होती है लेकिन गुच्छित बस्तियों की तुलना में कम घनी होती है। मुख्य रूप से यह विशाल गांवों के आसपास छोटे छोटे गुच्छों में बसी बस्तियां होती हैं। जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, यहाँ कुछ बस्तियां हैं, यहाँ कुछ मकान है, तो ये कुछ बस्ती है, ये कोई बस्ती है, इस प्रकार से। आगे आता है पल्लीकृत बस्तियां। तो यह मुख्य रूप से बस्तियों का एक समूह होता है जो छोटे छोटे बागों में बसा होता है। इन सभी वस्तुओं को एक ही नाम से जाना जाता है परंतु यह एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं। ऐसी
बस्तियां मुख्य रूप से गंगा के मैदान छत्तीसगढ़, गंगा के मैदान यानी कि यूपी बिहार वाले इलाके छत्तीसगढ़ और हिमाचल की घाटियों में पाए जाते हैं। तो पल्लीकृत बस्तियां क्या होती है? तो पल्लीकृत बस्तियां जो होती हैं वो बस्तियों के अलग अलग समूह होती हैं। जैसे ये एक समूह हो गया, एक ये समूह हो गया, एक ये समूह हो गया। लेकिन इस गांव को एक ही नाम से जाना जाएगा, लेकिन इनके जो टोले हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। ये टोला ये टोला, टोटल मिला करके क्या बन रहा है? गांव ही बन रहा है। तो इन ये जो होती हैं अलग अलग गुच्छों में होती हैं, इसे हम पल्लीकृत बस्तियां कहते हैं। आगे आता है परीक्षित या एकाकी बस्तियां। इस प्रकार की बस्तियों में मकान काफ़ी दूर दूर बने होते हैं। इन्हें एकाकी बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो परीक्षित बस्ती को हम एकाकी बस्ती भी कह सकते हैं। ऐसी बस्तियां मुख्य रूप से जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों आदि में पाई जाती है, आदि इलाकों में पाई जाती है। भारत में यह मुख्य रूप से मेघालय, तो मेघालय में पहाड़ी क्षेत्र और जंगल क्षेत्र दोनों हैं। उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश जो कि पर्वतीय प्रदेश है में देखने को मिलते हैं। कौन सी बस्तियां? तो एकाकी बस्तियां। तो एकाकी बस्तियों में क्या होती हैं कि ये जंगल वाले इलाके और पहाड़ी इलाके में मिलते हैं, जैसे कि इस आकृति में आप देख सकते हैं। और इसमें मकान जो होते हैं वो काफ़ी दूर दूर स्थित होते हैं। तो ऐसी बस्ती को हम एकाकी बस्ती या फिर परीक्षित बस्ती कहते हैं। तो अगला ग्रामीण बस्ती अलग अलग प्रकार होने के कारण। तो क्या कारण है कि ये ग्रामीण बस्तियां जो भारत की हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं? कुछ प्रकीर्ण हैं, यानी कि कुछ जो हैं गुच्छित हैं, कुछ अर्धगुच्छित हैं, कुछ पल्लीकृत हैं, कुछ एकाकी हैं। ऐसा क्यों है? तो इसके अलग होने के कई कारण हैं। पहला है भौतिक कारण। तो भौतिक कारण यानी कि भूभाग की आकृति। कोई क्षेत्र बड़ा है, कोई छोटा है। ऊंचाई, तो कोई जो क्षेत्र है भारत का वो ऊंचा है और कोई जो है नीचा है। इस तरह से अगर हम देखें ये भारत की आकृति समझे तो ये जो दक्कन का पठार है ये ऊंचा है, वहीं गंगा का मैदान नीचा है। फिर जलवायु भी हमारे भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग है, जल की उपलब्धता। फिर आता है सांस्कृतिक कारक। तो सामाजिक संरचना, किस क्षेत्र में कैसी सामाजिक संरचना है, जाति, धर्म आदि। ये तो यही कारण है कि हमारे देश में ग्रामीण बस्तियों के अलग अलग प्रकार हैं होने। आगे आता है नगरीय बस्तियों के प्रकार। तो नगरीय बस्तियों का प्रकार जो विभाजन है वो कई आधारों पर किया गया है। तो भारत में नगरों का वर्गीकरण आखिर किस आधार पर किया गया है? तो भारत में नगरों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो आधार पर किया जाता है। पहला आता है नगरों के विकास के समय या फिर समय के अनुसार। तो विभिन्न युगों में नगरों के विकास के आधार पर भारत के नगरों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है प्राचीन नगर। तो भारत में कई ऐसी जगह भी है जिनका इतिहास 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ऐसे नगरों को प्राचीन नगरों की श्रेणी में रखा जाता है। प्राचीन का अर्थ पुराना होता है, यानी कि पुराने नगरों की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए प्रयागराज जिसे इलाहाबाद कहते हैं, वाराणसी यानी कि बनारस, पाटलिपुत्र यानी कि पटना। उसके अलावा इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली। दूसरा है मध्यकालीन नगर। तो वर्तमान में लगभग 100 से अधिक नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। तो मध्यकाल में भारत में मुख्य रूप से मुस्लिम शासन था, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगलों का शासन था। तो 100 से ज़्यादा जो नगर हैं वो मध्यकालीन इतिहास से जुड़े हुए हैं, भारत के मध्यकालीन इतिहास से समय काल से जुड़े हुए हैं। इसमें शामिल ज़्यादातर नगर रजवाड़ा यानी कि बादशाहों, राजाओं और राज्य के मुख्यालय के रूप में विकसित है। इस वर्ग में शामिल मुख्य नगर को देखें, जैसे दिल्ली सल्तनत जो था उसकी राजधानी दिल्ली थी और मुगलों की राजधानी भी दिल्ली थी। जयपुर, लखनऊ, जयपुर में राजपूताना ये लोग रहते थे। लखनऊ, आगरा, हैदराबाद और नागपुर आदि जो हैं ये मध्यकालीन नगर के उदाहरण हैं। फिर आता है आधुनिक नगर। तो पश्चिम भारत में आए अंग्रेज़ों, पश्चिम भारत यहाँ पास होगा, पश्चिम भारत में आए अंग्रेज़ों और यूरोपीय लोगों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। तो आधुनिक नगर किसे कहते हैं? तो जिन नगरों का निर्माण अंग्रेज़ों ने किया उन्हें हम आधुनिक नगर कहते हैं। शुरुआत में अंग्रेज़ों द्वारा भारत में कई स्थानों पर बंदरगाहों की स्थापना की गई, जिसमें सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी आदि नगरों का उदय हुआ। इसके बाद अंग्रेज़ों ने मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे नगरों का विकास किया। तो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जो मुख्य रूप से ये आधुनिक नगर की श्रेणी में आते हैं। उसके अलावा सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी भी जो है वो आधुनिक नगर के उदाहरण हैं। तो एग्ज़ाम में प्रश्न इस प्रकार पूछता है कि किन्हीं 4 आधुनिक नगरों के नाम बताएं, या फिर किन्हीं 4 जो है
प्राचीन नगरों के नाम बताएं या मध्यकालीन नगरों के नाम बताएं या फिर नगरों के प्रकार बताएं समय के आधार पर। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछता है, तो इसे आप लिख सकते हैं। अब आता है नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण, यानी कि कार्य के आधार पर नगरों को कितने भागों में बांटा गया है या फिर इनके कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले आता है प्रशासनिक नगर। तो ऐसे नगर जहाँ पर उच्च स्तर के प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं या फिर कोई देश की राजधानी होते हैं, राजधानी नगर को भी हम प्रशासनिक शहर कह सकते हैं। तो प्रशासनिक शहर कहलाते हैं, शहर को ही नगर कहा जाता है। उदाहरण के लिए चंडीगढ़, नई दिल्ली, शहर की राजधानी राज्य की राजधानी हो या देश की राजधानी हो, उसे हम प्रशासनिक नगर कहेंगे, जो कि प्रशासन के मुख्य केंद्र होते हैं, जहाँ से किसी देश का शासन चलाया जाता हो या फिर किसी स्टेट यानी कि राज्य का शासन चलाया जाता हो, जैसे कि चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर आदि। फिर आता है औद्योगिक नगर। तो ऐसे नगर जो मुख्य रूप से उद्योगों के लिए जाने जाते हैं, उदाहरण के लिए मुंबई, कोयम्बटूर, मोदीनगर, भिलाई, हुगली आदि। फिर है परिवहन नगर। तो ऐसे नगर जहाँ से परिवहन होता हो व्यापार के लिए, जैसे विशाखापट्टनम एक बंदरगाह है, कोची ये भी एक बंदरगाह है जो कि केरल में है। फिर है वाणिज्यिक नगर यानी कि व्यापारिक नगर, जैसे कि कोलकाता, सहारनपुर। उसके अलावा फिर आता है खनन नगर। तो खनन नगर में आ जाता है रानीगंज, अंकलेश्वर, सिंगरौली आदि। फिर धार्मिक या सांस्कृतिक नगर, जो कि धार्मिक या फिर संस्कृति के मुख्य केंद्र हैं, जैसे कि हरिद्वार, अजमेर शरीफ, तिरुपति, वाराणसी यानी कि बनारस, मथुरा। फिर आते हैं शैक्षणिक नगर, यानी कि जो शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जैसे वाराणसी यानी कि बनारस में BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फिर अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। तो ये प्रमुख शैक्षणिक केंद्र यानी कि नगर हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई एम श्योर कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।